नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बसपा सपा का ब्राह्मण कार्ड बिल्कुल 2022 के लिए अब हर पार्टी तैयार हो गई है और यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही बीएसपी भी जीत के लिए अपना पूरा दमखम दिखा रही है और यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मायावती अब एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। यानी कि अब फिर एक बार मायावती को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वहीं सपा को भी ब्राह्मण याद आ रहे हैं। ब्राह्मणों के जरिए लगता है कि 2022 चुनाव जीतेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सपा अब साइकिल यात्रा भी निकालने जा रही है। साइकिल यात्रा के चलते वो लोगों को यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, जनसभाएं भी करेंगे। लेकिन वह पहले भी यह साफ कर चुकी हैं मायावती कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये साफ किया है मायावती ने। पहले बोला था कि हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब पार्टी महासचिव जो हैं सतीश चंद्र मिश्रा एक बार फिर से सपा, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव बीएसपी अपने दम पर ही लड़ेगी। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि पार्टी पहले भी कई मौके पर यह बात साफ कर चुकी है कि वे अकेले दम पर 2022 का चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि यूपी में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सारी पार्टियां यहां पर चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो। सभी पार्टियां यहां पर आगे आ रही हैं और यहाँ पर ब्राह्मणों को भी याद किया जा रहा है। बीएसपी की तरफ से मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, तो वहीं सपा की तरफ से भगवान परशुराम की प्रतिमाएं भी लगाई जा रही हैं और साथ ही साइकिल यात्रा भी शुरू की जाएगी जल्द ही। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। हमारे साथ भानु सिंह चंदेल हैं उन्नाव से, और साथ ही हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं राशिद खान और इकबाल अंसारी भी जुड़े हैं अमरोहा से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भानु के पास चलेंगे, उन्नाव से हैं हमारे साथ भानु। 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और 2022 का जो चुनाव है वो बहुत अहम माना जा रहा है और सारी पार्टियां यहाँ पर दमखम दिखा रही हैं। सपा साइकिल यात्रा शुरू करने वाली है, क्या कुछ अपडेट? 2022 का मिशन घमासान जो चुनावी मैदान है लगभग चल चुका है, वो भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में। लगभग 1.5-2 साल से कोरोना ने पैर पसार रखे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को शर्मसार कहने की तार कर रखा हुआ है। कोई भी कार्य इस समय कोरोना के चलते सही रूप से सुयोजित ढंग से वो नहीं पूर्ण किया जा सके। लेकिन चुनाव जो है, चुनाव जरूर सुनियोजित ढंग से बराबर पूर्ण किए गए, चाहे वो उपचुनाव रहे हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रहे हो या फिर वो ब्लैक बॉक्स के चुनाव रहे हो। कोरोना के बीच चुनाव हुए, लेकिन 2022 के चुनाव में बात करूं तो ये लगभग बहुत ही घमासान युद्ध देखने को मिलेगा चुनाव मैदान में। क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी, मायावती, अखिलेश यादव सुप्रीमो, ये भी लगे हुए हैं, कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे लोग बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में दमखम झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। किसी हालत में कुर्सी पाना है, अपनी कोई भी कुर्सी को लाना है वापस। वहीं योगी सरकार भी ब्राह्मण वोटर साधने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। अमित शाह इसका बिल्कुल बचा चुके हैं उत्तर प्रदेश में आकर के। लेकिन अगर मैं बात करूं, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश को 21 सीएम मुख्यमंत्री दिए हैं, वो भी 1989 से पहले। अगर मैं बात करूं 1989 के बाद से कोई भी ब्राह्मण समुदाय का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। और 21 मुख्यमंत्रियों में 6 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के लोग हुए। 1989 के बाद से बराबर ब्राह्मण समुदाय के वोटर या उनके समर्थक या उनके नेता वनवास झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर ब्राह्मण को बैठाने के लिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है, माना जाता है, शुरू से इक्का माना जाता है, जिस पार्टी पाले में गए उसकी लगभग जीत तय मानी जाती है। इससे पहले भी कांग्रेस कार्यकाल में जो सरकार रही, तब ब्राह्मण का जो समर्थन था कांग्रेस तरफ था। उसमें सुरजेवाला ने एक कार्यक्रम दौरान कहा भी था कि कांग्रेस के डीएनए में ब्राह्मणवाद है, तो और जनेऊधारी राहुल गांधी फोटो भी वायरल किया था। तो उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बसपा को समर्थन मिला ब्राह्मणों का। उसके बाद में 2012 का चुनाव जब हुआ, जब ब्राह्मणों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी अपना समर्थन दिया। लेकिन 2022-17 में जब चुनाव हुए जब विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, उस समय 56 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें से
46 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी हुए थे और सपा सरकार में 22 विधायक चुने गए थे ब्राह्मण समुदाय से। लेकिन और उत्तर प्रदेश के ऐसे कुछ जनपद हैं, 11-12 जैसे कानपुर है, बलिया है, जौनपुर है, बस्ती है, संत कबीरनगर, जहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा माना जाता है। वहाँ पे 20 से 15-20% जो जनगणना है लगभग पुरानी, उसमें इतना वोटर पाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए जिस तरह से सभी दल मैदान में उतर चुके हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। जहाँ दिलचस्प होगा 2022 का ताज किसके सर पर होगा सत्यम। लेकिन भानु, जिस तरीके से आपने बताया ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सारे दल यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, क्या लगता है ब्राह्मणों से ही क्या 2022 की नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल, नैया पार हो या ना हो वो तो अलग विषय मझधार की बात है। वो तो जनता जनार्दन तय करेगा किसको कौन जाता है 300 का पार, किसका होता है बेड़ा पार, कौन रह जाता है मझधार में, वो तो समय तय कर 2022 का तय करेगा। लेकिन ब्राह्मण वोटर्स पर फोकस ज्यादा किया जाता है। इसे बीएसपी दलित समुदाय पर फोकस करती है और समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय फोकस करती है। और वहीं यह देखा जाए तो बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्गों की पार्टी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा सत्ता में आने के बाद दलित समुदाय ने निचले तबके लोगों के लिए काम किया, उससे उन्होंने उनका भी मन जीतने का प्रयास किया है। इस तरह से इसलिए भाजपा ने एक स्लोगन दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये इस तरह जो है तो उसने लगभग वो हर जन समुदाय के लोगों में भाजपा ने उतरने का काम किया है, उनके मन में जगह बनाने का कार्य किया है। क्योंकि ब्राह्मण वोटर तो वाकई में भविष्य तय करेंगे 2022 में कि क्या कमल खिलता है या साइकिल चलती है या पंजा आता है या हाथी फिर गायब हो जाता है, तो समय तय करेगा सबसे। ठीक है, इकबाल आपके पास आना चाहते हैं। इकबाल, अगर परीक्षा कल है और छात्र आज तैयारी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे अंक लेके आएगा अपनी परीक्षा में। और उसी तरीके से ठीक मुझे ये लगता है कि जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तब सपा हो या बसपा हो या चाहे अन्य पार्टियां हो, अभी तक तो ट्विटर वार चल रहा था, फोन से ट्विटर वार हो रहा था, ट्वीट कर कर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन अब जमीन पर उतर आए हैं, लड़ाई जमीन से हो रही है, प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो वहीं पर सपा अब साइकिल यात्रा भी निकालेगी। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा इनकी साइकिल यात्रा 2022 के चुनाव में? इकबाल, देखिए सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत ही घमासान होने वाला है। क्योंकि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम एक तरफ बसपा पूरे दमखम लगा रही है, उधर समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज ना तो सपा न बसपा इनके साथ में जोड़ने का जोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2007 में भी ब्राह्मण समाज बसपा के साथ में जुड़ा था और उत्तर प्रदेश में बसपा ने सरकार बनाई थी, और उसी को लेकर के अब जो है फिर ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ब्राह्मण घाट खेला जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण समाज से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज इनके साथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज तो हमेशा छला गया है, हमेशा से उसके साथ में नाइंसाफी हुई, छला गया है। तो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव में बहुत ही घमासान होने वाला है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जो है वो किसके सर पर ताज पहनाती है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री होने वाले कौन किसको बनाती है जनता। राशिद, ये सब बातें तो हो गई। यहाँ पर पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं कि हम 300 प्लस सीटें लेके आएंगे, सपा करती है कुछ, बीएसपी कहीं कुछ कह रही है तो बीजेपी कहीं कुछ कह रही है। लेकिन हमें लगता है कि जनता वो देखती है कि काम कितना हुआ है, विकास क्षेत्र में कितना हुआ है, उसी पार्टी को वोट देती है। आपको क्या लगता है आगरा में कितना विकास हुआ है और इस बार किसकी वहां पर रौनक देखने को मिल रही है? आखिर जनता किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जनपद आगरा में विकास की बात करें तो विकास यहाँ खासतौर पर देखने में नजर नहीं आता। आगरा के महापौर हैं श्री नवीन जैन जी, वो अपने विकास को लेकर बहुत चर्चाओं में थे, लेकिन एक बारिश आई और यहाँ के विकास की पोल खुल गई। अब देखिए, ये जो तमाम जो आगामी विधानसभा चुनाव का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले को देखते हुए जब से कोरोना काल आया है आम आदमी काफी परेशान रहा है, ये बात छुपी नहीं है। और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी से कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वोट बैंक की, तो अगर आगरा से भारतीय जनता पार्टी के पाले से वोट बैंक खिसकेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में ये गढ़ रहा है आगरा जनपद, और इससे पहले ये दलितों की राजधानी भी कहा गया है और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। आजाद समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी की बात करें
तो ये कहीं ना कहीं जनपद आगरा में कमजोर है वोट बैंक के मामले में। दलितों की और मुस्लिमों की बड़ी संख्या है। अगर समाजवादी पार्टी दलितों को लुभाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती है तो आगरा से भी प्रतिशत काफी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितनी भी मुख्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में अपने मूल वोट बैंक को कहीं ना कहीं दांव पर लगा रही हैं। अब देखिए ये जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये चुनावी प्रक्रिया के अंदर नुकसान किसका होने वाला है? आम आदमी का होने वाला है। चुनावी रैलियां होंगी, बड़े बड़े वादे पिछली बार की तरह किए जाएंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, कोरोना गायब सा हो जाएगा। अब देखिए आम आदमी से अगर कोई बात पूछी जाती है कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में, तो हर व्यक्ति की जबान से यही शब्द निकलता है, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चुनावी माहौल बन चुका है। कल तक विपक्ष जिन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा था, आज विपक्ष उन्हीं मामला के अंदर लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो लंबी लंबी रैलियां करेंगे, क्या उसमें कोरोना नहीं फैलेगा? राशिद, बहुजन समाज पार्टी ठीक है। राशिद, जिस तरीके से सरकार जब आई थी यूपी में योगी आदित्यनाथ की, तो महंगाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, और आज आप बहुत अच्छी जगह खड़े हैं आगरा में एक पेट्रोल पंप के पास, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आप पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं। थोड़ा जनता से बात करने की कोशिश कीजिए कि कितनी महंगाई कम हुई है और इस बार उनका क्या रुझान है, किसकी तरफ वोट वो देंगे। देखिए, ये तो एक जर्नल सी बात है। जब से लॉकडाउन आया है, लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। हमारे साथ एक यूथ है, क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक जी, लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? सरकार को विचार करना चाहिए इस मामले में। आम लोग कैसे करेंगे? और मैं तो स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है, तो सारी चीजों पर पैसा बढ़ता है। तो आप ये बताइए, सरकार से कितना हद तक सहमत है इस मामले में? बिल्कुल सहमत नहीं है सरकार से। सभी को सही हो जा पाएंगे। पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हैं? खाने पीने की चीजों पर भी भाव बढ़ रहा है। घर से बाहर रह रहा हूँ फिलहाल। राशिद, पूछिए जरा 2022 में किसको गद्दी पर देखना चाहते हैं? तो 2022 में ये बताइए किसको देखना चाहते हैं आप गद्दी पर? 2022 तो सत्यम, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आम आदमी को कहीं ना कहीं ठगा गया है। आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। कोरोना काल जब से हमारे देश में आया है, तब से आज तक आम आदमी खाली होता हुआ चला जा रहा है। देखिए, कोई व्यक्ति, देखिए ये जो चुनावी प्रक्रिया है, बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, लोग इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, कोरोना को फैलाने में पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन एक आदमी अपना घर का सामान बेचकर या किसी से उधार लेकर अपने घर का राशन लेने के लिए जाएगा तो उसका चालान कर दिया जाएगा। अब ये बड़ी विडंबना है। इस वक्त आम आदमी फंसा हुआ है। वो अपनी घर की व्यवस्था करने के लिए निकलता है तो 5,000 रुपए का चालान उसके हाथ में थमा दिया जाता है। इंस्पेक्टर साहब उसके हाथ में दे देते हैं। वही इंस्पेक्टर साहब नेताओं की जनसभा के अंदर हमारे राजनेताओं के सामने सैल्यूट करते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? ये बड़ा भेदभाव है। आम जनता के साथ लगातार छल हो रहा है। ये सारे राजनीतिक दल छल कर रहे हैं। ठीक है। भानु, क्या लगता है जिस तरीके से एसपी और सपा, यहाँ पर जो सपा है और भाजपा, और साथ ही आपको बताते चले कई पार्टियां यहाँ पर अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं, क्या लगता है यहाँ पर जो बसपा और एसपी है, यानी बसपा और सपा है, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल सत्यम। अभी मैं बताऊं, कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका उन्नाव जनपद में आगमन हुआ था। स्वर्गीय राम मनोहर प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी से मेरा वार्ता हुई थी, मेरी बातचीत हुई। लोकमंच ने बातचीत की थी। लोकमंच उन्होंने यही कहा था कि इस बार हर हाल में अखिलेश यादव पुनः 22 में अपनी बाईसाइकिल चला करके कुर्सी को हथियाएंगे, उठ कर बैठेंगे और 350 के हम पार जाएंगे। तो ये तो समय तय करेगा 350 के पार कौन जाता है, कौन उधार में रह जाता है, किसकी नैया बीच में फंस जाती है। लेकिन जनता, सरकार जिससे सत्ता में आई थी योगी सरकार, तो उनका पहला विजन था अपराध मुक्त मैं समाज बनाऊंगा, प्रदेश बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा था अपराधी तो अपराध छोड़ दें या तो फिर प्रदेश छोड़ दें। ठीक है, अपराधी गए नहीं गए, 140 समथिंग लोग इनकाउंटर किए, काफी लोग जेल में भी गए। अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। बेटियां सुरक्षित कुछ हद तक महसूस करते हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे लग रहा है कि अपराध उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हर एक गरीब असहाय बेबस को आवास, घर, निवास, खाने पीने व्यवस्था करेंगे। लेकिन हालात ये उत्पन्न हो गए हैं
जैसा कि हमें सहयोगी राशिद ने कहा कि घर से जाता है खाने की व्यवस्था करने के लिए, पुलिस उल्टा उसकी घर की व्यवस्था कर देती है। 2-4-500 लेके गया खाद्य सामग्री लेने के लिए, उल्टा उसके 5 चालान दे दिया गया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? जब इंस्पेक्टर साहब से पूछो तो कहते हैं मेरी मजबूरी भाई, मुझे भी कोटा पूरा करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि चालान नहीं मिल पाते तो हम लोग अपनी जेब से पैसे जमा करते हैं, फर्जी चालान दिखा करके। तो कोरोना के माहौल में जनता परेशान हुई, अधिकारी कर्मचारी परेशान, लेकिन सरकार और उनके अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी हैं वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने उल्टा जनता को परेशान किया है। अब देखना दिलचस्प होता है, जनता तय करती कि जनता ये वोट जो होता है देश के विकास का होता है, देश के आविष्कार के लिए होता है, और एक एक वोट हमारे देश की एक नई न्यूज तय करता है। और ये अमूल्य वोट है, अमूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं है, जिसमें जनता को चुनना पड़ेगा, सही फैसला करना पड़ेगा। निश्चित जब तक जनता सही फैसला नहीं करेगी तब तक इसी तरह से समस्याओं से, गरीबी से, महंगाई से, नेताओं की महामारी से, नेताओं की जो जुमलेबाजी है इससे वो झेलते रहेंगे, मरते रहेंगे तलब के, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। अगर बात करूं महंगाई को लेकर, पेट्रोल कहाँ पहुंच रहा है, शतक लगा चुका है पूरा, डीजल शतक लगाने को तैयार है। सरसों का दाल हो गया वो भी भैया 200 तक पहुंच रहा है, सरसों का तेल भी वही हो रहा है। तो लगभग चीज़ें तो महंगाई की बढ़ती जा रही है। आम आदमी, गरीब आदमी से क्या कहोगे, उसकी समस्याएं कैसे खत्म होगी? बिल्कुल महंगाई बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं महंगाई से ये बीजेपी पर ये वोट बैंक है ये इफेक्ट करेगा। हमारे साथ इकबाल भी हैं। इकबाल, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और दूसरी तरफ अब ब्राह्मण भी अलग पार्टियों में चले गए हैं। यहाँ की बीएसपी अपनी तरफ ब्राह्मण सम्मेलन कर रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी एक बनता है कि जो किसानों का वोट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर। तो जो किसान हैं उनका क्या कुछ रुख है, क्या वो इस बार बीजेपी को वोट देंगे या किसी अन्य पार्टी को चुनेंगे? इकबाल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसान जो है लगातार 8 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी मौतें किसानों की हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की 11-12 बार की वार्ता भी किसानों की हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी वार्ता में किसानों की समस्या का हमारा समाधान नहीं हो पाया है। और लगातार किसान जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उधर तो किसान जो किसी भी पार्टी जोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर पार्टी की बात की जाए तो लोक दल की तरफ जो है किसानों को झुकाव दिखाई दे रहा है, किसान आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। लोक दल की तरफ जो है उनका असर बिलास प्रमुखी चुनाव में जनपद अमरोहा में देखने को मिला है। जनपद अमरोहा की धनौरा ब्लॉक की सीट पर जो है किसानों के समर्थन से ब्लॉक प्रमुख धनौरा ब्लॉक प्रमुख लोक दल पार्टी का बनाया गया। तो अब चुनाव बात की जाए 2022 के चुनाव की, तो 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज जो है वो ब्राह्मण समाज ना तो बसपा के साथ जोड़ता दिखाई दे रहा है, ना सपा के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना ही भाजपा के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्राह्मण समाज जो है कट चुका है। और अगर बात की जाए समाजवादी सरकार की, तो समाजवादी सरकार से जो है मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका एक मेन कारण है कि उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में जो आजम खां है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, वो लगातार 1 साल से जेल में बंद है। और उस 1 साल से जेल में बंद होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कोई उनके लिए ट्वीट नहीं किया जाता है, कोई धरना प्रदर्शन उनके लिए नहीं किया जाता है, कोई उनके लिए मांग नहीं की जाती है। तो रामपुर के आजम खां की वजह से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जनता, मुस्लिम आबादी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि बसपा के साथ ही मुस्लिम समाज नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जनता का कहना है कि बसपा को वोट देना सीधे डायरेक्ट भाजपा को वोट देना है। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में कूद चुके हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में जनता जो है उत्तर प्रदेश में उनके लिए भी यही मानती है कि असदुद्दीन ओवैसी भी भाजपा की उनकी जो है उन्हीं को सपोर्ट करना है, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देना भी एक भाजपा को वोट देना है। अब देखना होगा कि ब्राह्मण समाज ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। आज जो सपा बसपा ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, तो ब्राह्मण कार्ड जो है सब ब्राह्मण को जो फायदा हुआ है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ में हुआ है। 2017 में ब्राह्मण भाजपा के साथ भी हुआ है, और भाजपा के साथ में ब्राह्मणों को फायदा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो सपा बसपा के साथ नहीं जाएगा, वो भाजपा के साथ ही रहेगा। अब देखना होगा कि 22 के चुनाव में क्या रणनीति बैठती है, जनता जनार्दन है जी। ठीक है राशिद, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यूपी में,
बड़े दावे होते हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी, लेकिन ये पोल तब खुलती है जब कोई आपत्ति आती। जैसे कोरोना की दूसरी लहर, पूरी पोल खुल गई थी यूपी में कि क्या हालात थे। आगरा में कई अस्पतालों में समय से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, कई अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी और कालाबाजारी भी अपने चरम पर थी। क्या लगता है उस टाइम जो लोगों ने वो चीज़ें झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, इफेक्ट पड़ेगा क्या 2022 में बीजेपी को? इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? तौर पर सत्यम, बिल्कुल निश्चित तौर पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप भी देखिए, वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े बड़े घावों को भरता है, लेकिन किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकता। जिनके घरों से कोरोना काल के अंदर गैस ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई हैं, जिनके घर के सदस्य कम हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, वो लोग भला कैसे भूल पाएंगे कि अव्यवस्थाओं के चलते उनके परिवार का सदस्य चला गया। आगरा जनपद पूरे विश्व के अंदर कोरोना काल में हाईलाइट रहा। दूसरी वेव से पहले सरकार बड़े बड़े दावे करती रही कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम कोरोना से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब दूसरी लहर तो आई थी, उसने आगरा जनपद ही नहीं बल्कि समूचे भारत को हिलाकर रख दिया। आगरा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना आम बात थी। लोग मर रहे थे, सड़कों पर आकर उनके तीमारदार चिल्ला रहे थे। ना तो सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा था, ना पुलिस प्रशासन और ना शासन पर। अधिकारी बिल्कुल मौन थे, क्योंकि वो सरकार के गुलाम हो चुके थे। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ठगने में लगे हुए थे, चालान काटने में लगे हुए थे। आगरा का नायकी मंडी चौराहा है, बड़ा व्यस्त चौराहा है, यहाँ से होकर लोग गुजरते हैं। जब से कोरोना की पहली लहर आई है, तब से आज तक शेड्यूल बाई शेड्यूल डेली यहाँ लोगों के चालान काटे जाते हैं। अब बताइए, डायरिया की डायरिया भर्ती चालान काट कर आम आदमी अपनी व्यवस्था करने के लिए किसी से उधार लेकर, किसी से कर्ज लेकर या अपनी कोई चीज गिरवी रखकर बेच कर आता है, यहाँ आकर चालान कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य, ये तो एक अलग बात रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं दूसरी वेव में बिल्कुल बेकार थी, नहीं थी। अब तीसरी लहर को लेकर भी सरकार लगातार दावे कर रही है, हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम कोरोना से अब लड़ सकते हैं। देखिए, तीसरी लहर आएगी, सरकार के दावों को 2 दिन के अंदर खोल जाएगी। देखिए, सरकार जो दावे करती है, इनको अब जनता जुमले समझने लगी है। ये जुमले जो हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। ठीक है, वो देखना 2022 में पता चलेगा कौन किसकी से आगे बढ़ेगा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इकबाल आपका भी, राशिद आपका भी और भानु आपका भी। अब ये देखना जरूरी होगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वादे अभी से ही किए जा रहे हैं। ब्राह्मण कार्ड भी खेला जा रहा है सपा बसपा की तरफ से, और साथ ही यहाँ पर मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं भगवान परशुराम की। और साथ ही अब सपा ने साइकिल यात्रा शुरू करने की भी बात कही, और कितनी साइकिल यात्रा कारगर होगी वो 2022 का चुनाव ही बताएगा, जो परिणाम निकल कर आएंगे सामने। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।